हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2022 जो आपके 15 से 16 अक्टूबर को होने वाला है। और उसके लिए अब फिलहाल में 20 ही दिन बाकी हैं, तो हम लोग 20 दिन में कैसी रणनीति बनाएं और अपना जो स्कोर है और कैसे गेन करें। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगा कि मेरा जो पिछला पैट का एग्ज़ाम देने का अनुभव रहा वो कैसा रहा, और साथ ही साथ मैंने किन किन पोर्शनों पर फोकस किया और उसके साथ साथ कम समय में ज़्यादा तैयारी हम लोग कैसे करें। सभी पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जुड़ जाइए सभी लोग और वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, और साथ ही साथ मैं सिलेबस से जोड़ करके आपको एक एक पॉइंट बताऊँगा कि कैसे हम लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी करें और किन किन पॉइंट पर फोकस करें। यहाँ पर सबसे पहले हमको समझने का प्रयास करना चाहिए कि सिलेबस क्या है। देखिए, कोई एग्ज़ाम दें आपका, हिंदी उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीएस तो हर एक एग्ज़ाम का एक पार्ट, अभिन्न अंग, अनिवार्य अंग समझ सकते हैं। इसमें मैथ, थोड़ा सा रीजनिंग, और उसी जीएस में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी, करंट अफेयर से सभी पोर्शन आते हैं। तो हम लोग पहले विषय समझें। पैट के एग्ज़ाम में आपके ओवरऑल जो विषय हैं वो विषय आप समझ सकते हैं कितने हैं, लगभग 12 प्लस जो विषय हैं आपके वो कितने हैं, 12। आप समझिए 12 जो विषय हैं और उनको विषयवार पहले हमको सिलेबस समझना चाहिए। कोई तैयारी करें सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, हमारे पास सिलेबस याद होना चाहिए कि क्या क्या पूछने वाला है। भाई हम पढ़ रहे हैं, खूब सारी बुक हमने पढ़ ली, लेकिन सिलेबस ही हमको नहीं पता है। हो सकता है इस सिलेबस में आपके अब जो हम आज पढ़ रहे हैं वो ना हो, तो क्या मेरा वीडियो बनाने का मतलब है और आपका आधा से 1 घंटे समय खराब करने का क्या मतलब। इसलिए हम लोग वो चीज़ें पढ़ें जो एग्जाम में आपके आने वाली हैं और कम समय में कैसे इन चीज़ों पर हम लोग फोकस करें। ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेबस ही नहीं है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संस्कृत, तो संस्कृत इस सिलेबस ही में नहीं है, इसलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं और इसके जो विषयवार सिलेबस है उसको हम लोग समझें। पहले हमारा भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री है, और इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से पूछा गया है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की सिर्फ जीवन और शिक्षा से संबंधित है, ऐसे ही हमारा जैन धर्म जिसमें महावीर स्वामी, यानी बेसिक चीज़ें। मौर्य वंश बहुत अच्छे से आप जानते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल और दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और मराठा। ये आपका क्या है, जो हमारी हिस्ट्री है। आप बेसिकली जानते हैं 3 पार्ट में, एंसाइंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये जो भारत का इतिहास है, इस मॉडर्न हिस्ट्री को, इनको तीनों को आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका मॉडर्न इंडिया आ जाएगा, मॉडर्न, और इससे जो पहले आपका यहाँ से था ये इसको बोल सकते हैं मिडवल, और ये आपका है पूरा का पूरा एंसाइंट। एक प्रकार से तीनों हिस्ट्री के पोर्शन हमको पढ़ने हैं, और तीनों पोर्शन हम लोग कैसे पढ़ें, सिर्फ बेसिक, ये नहीं कि हम लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों से पढ़े हैं। हो सकता है बौद्ध धर्म की पूरी शिक्षाएं पढ़े, नहीं, बेसिक चीज़, त्रिरत्न क्या है, सम्यक अष्टांग क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, बौद्ध धर्म से थोड़ा बहुत उनके जीवन, शिक्षाएं, विशेष प्रकार की जीवन से संबंधित घटनाएं कौन कौन हुई, ये चीज़ें बेसिक पॉइंट। अब हम लोग मॉडर्न में समझें तो ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय यानी 1600 के बाद हम लोग, और इसमें 1857 की क्रांति भी आपकी जुड़ी है। उसके बाद ब्रिटिश राज का भारत पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में सामाजिक रूप से क्या क्या नई चीज़ें की गई, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भारत की जो पूरी इकोनॉमी को कैसे उन्होंने एक प्रकार से डेवलप किया या फिर उसका नुकसान किया, ये सब चीज़ें इस टॉपिक में हमको समझना है। ये है हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री का टॉपिक। ऐसे ही हम लोग आगे देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, पहले मैंने हिस्ट्री के तीनों पार्ट आपको पढ़ा दिए, लेकिन हिस्ट्री में अभी एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं हर एक एग्जाम में,
इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी हम लोग अपनी हिस्ट्री को 3 भाग में पढ़ते हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट को और अलग एक पार्ट दे दिया गया है जो कि पार्ट 2 के रूप में है हिस्ट्री के। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के, यानी जो हमारा फ्रीडम का जो मूवमेंट शुरू हुआ, जैसे 1857 के बाद से जो क्रांति शुरू हुई उसको समझना है। स्वदेशी और शबनैवज्ञ आंदोलन, यानी फिर महात्मा गांधी जी की भूमिका और उनसे संबंधित और भी बहुत सारे नेताओं के बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी जैसे काकोरी कांड हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, है ना, और फिर और घटनाएं हुई, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड। तो ये क्या है, उग्र राष्ट्रवाद हम समझ सकते हैं, और क्रांतिकारी आंदोलन है, जैसे बहुत सारे आंदोलन हुए तो ये क्रांतिकारी ही लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। फिर पढ़ना है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अब एक प्रश्न आपका पूछा जाने लगा है हिस्ट्री में, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा और साथ ही साथ स्टेट की बहुत सारी गवर्नमेंट द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक विशेष रूप से जोड़ा गया है। यहाँ पर यूपी में भी आप सिलेबस में देखेंगे तो अलग से पॉइंट दे दिया, यानी इससे एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ये है आपकी हिस्ट्री के दोनों पोर्शन। अब हम लोग आगे समझें भूगोल का सिलेबस। पूरा भूगोल है, यानी भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें आपकी नदियां और घाटियां उनकी पढ़ना है हमको, भूजल संसाधन, नहर, तालाब, झील, झरने, नदी, सागर, महासागर, पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद, यानी उच्चावच पढ़ना है हमको, द्वितीय क्रम के उच्चावच और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, जैसे थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, मंगोलिया का मरुस्थल, नामीबिया का, जैसे क्या कहते हैं, काराकुज, और भी है, नूर सुल्तान, कई सारे हैं, तो ये मरुस्थल पढ़ेंगे हम लोग। वन, जैसे शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, ये सभी प्रकार के। खनिज संसाधन में हमारा विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे भारत में काफ़ी मात्रा में अभ्रक पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, एल्यूमिनियम, तो ये सभी खनिज भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है, ये फिजिकल था यानी भौतिक, और ये है पॉलिटिकल यानी भौतिक भूगोल, यहाँ तक था। और अब इसमें हम नीचे पढ़ेंगे राजनीतिक, यानी वहाँ की जलवायु उस स्थान विशेष की, और वहाँ पर मौसम कैसा है। जैसे इंडिया की जलवायु है कैसी है, विषम जलवायु है जिसको मानसूनी बोलते हैं। मौसम कैसा है, यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहती है। टाइम जोन, इंडिया किस टाइम जोन में है, और विश्व के और बहुत सारे टाइम जोन समझेंगे। जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, यानी जो हमारा जनसंख्या के हम लोग ग्रेड विभाजन पढ़ते हैं, 1951 का लिटिल, 1921 का ग्रेड डिवाइडिंग, तो ये क्या है, जनसंख्या का परिवर्तन कैसे हुआ, और प्रवास, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, और प्रवास की कैसी अवस्थाएं होती हैं, ये हमको ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से पूछा गया है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में आपका काफ़ी बढ़िया से, यानी 1947 से 1951 का पूरी पंचवर्षीय योजना आयोग होगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है इसके बारे में, और इसका विकास, साथ ही साथ फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे 1951 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यानी LPG मॉडल। देखिए ये सब चीज़ें क्या है ना, ये बेसिक है जो सिलेबस दिया है ना। एक चीज़ देख लीजिए, जो UP SSSC सिलेबस देता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूछता कुछ बेसिक चीज़ों से है ना। फिर 2014 के बाद के आर्थिक सुधार हमको बताना है, तो इसमें कृषि सुधार कैसे हुए, ढांचागत यानी स्ट्रक्चर, श्रम, आर्थिक और GST, ये प्रश्न इसके 1-2 बन जाते, तो इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ये है आपका इकोनॉमी का सिलेबस। आगे हम लोग देखें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है पहले भारत का संविधान। संविधान यानी संविधान कैसे बना, संविधान सभा, उसके बाद संविधान की कुछ विशेषताएं, जैसे हमारा भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। संविधान की प्रस्तावना है, हमारा मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, एकल नागरिकता है, संघ की जो न्यायपालिका है वो मजबूत है। ये सभी चीज़ें एक संविधान की हमारी विशेषताएं हैं। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी, यानी FR और FD, फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों पढ़ेंगे।
संसदीय प्रणाली यानी भारत की संसदीय प्रणाली कैसी है, लोकतंत्रात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम देखेंगे। उसके बाद फिर संघ की प्रणाली कैसी है, उसके केंद्र और शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। बहुत बड़े बड़े पॉइंट नहीं, जितना लिखा है उतना बस आप समझिए, उसमें कुछ है नहीं, है ना। न्यायिक ढांचा यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत कितने न्यायाधीश होते हैं, किस किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये काम करते हैं और कैसे बहुत सारी रिटें भी आती हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फिर अपना पढ़ेंगे जिला प्रशासन यानी डीएम, जिले के अंतर्गत और कौन से सारे अधिकारी होते हैं, कैसे काम करता है। और फिर लोकल बॉडी यानी पंचायती राज व्यवस्थाएं, सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासी शासन होता है जो, वो पंचायती राज संस्थाएं पढ़ेंगे, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में हमारा क्या होगा, अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य विज्ञान। विज्ञान का मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन एक सामान्य जिसकी हमको समझ हो, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 3 बेसिकली होते ही साइंस के हैं। बाकी साइंस के तो बहुत सारे पोर्शन होते हैं, बट इनको 3 को हम लोग विशेष रूप से देखते हैं। तो भौतिक में आपकी जैसे बहुत सारी राशियाँ, मात्रक, जैसे दूरी, किसी प्रकाश वर्ष पूछ लिया तो ये भौतिक विज्ञान में आएगा। रसायन विज्ञान में जैसे बहुत सारे तत्व, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार, रासायनिक सूत्र, साथ ही साथ वो जैसे पूछ दिया कि H2SO4 इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, फिर पूछ दिया HNO3 ये क्या है, तो ये क्या है, एक्वारेजिया क्या है, तो ये सब क्या आएगा रसायन विज्ञान में। जीव विज्ञान में जैसे आपका बेसिकली पूछा जाता है सेल, विटामिन, ये आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बेसिक हैं, यानी आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो आप समझ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। सेल आ गया, विटामिन आ गया, डिजीज आ गई, और डिजीज में बड़ा रहता है आपका बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सभी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रारंभिक अंकगणित। अंकगणित बहुत टिपिकल नहीं आती इसकी, यदि आप 10th तक मैथ पढ़े हैं तो बहुत आराम से इसको कर ले जाएंगे, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं। अब पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 ये क्या है, होल नंबर है, और 0 जुड़ गया यानी ये प्राकृतिक नंबर थी, इसमें 0 जुड़ गया तो आपका दोनों मिलके होल नंबर हो गया। कितना, होल नंबर, है ना। प्रतिशत यानी परसेंटेज। अब आप लोग हाई स्कूल इंटर में पेपर दिए होंगे तो परसेंटेज जानते होंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरा भैया 30% आया था, है ना, तो ये 30% कैसे हमने निकाला, थोड़ा बहुत हम लोग दिमाग लगाए होंगे। 500 का जैसे पूर्णांक है, आपने 350 अंक प्राप्त की तो आपका कितना आया, सीधे ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं 5 7 यानी 70%। अब ये कैसे निकलता है, बेसिक है ना। तो प्रतिशत बहुत जल्दी से। साधारण अंकगणित और समीकरण। साधारण अंकगणित समीकरण यानी जैसे उसने पूछ लिया समीकरण a + b का होल स्क्वायर, तो ये तो आप लोग बता ले जाएंगे ना, मैथ बहुत टिपिकल नहीं होती इसमें। फिर आपका वर्ग और वर्गमूल, जैसे 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, ये नॉर्मल सी चीज होगी। घातांक और घात। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, है ना। अब मैं मैथ पे आ ही जाता हूँ, मुझे मैथ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे 4 पे पावर 3, ये क्या है, घात का जो अंक है वो कितना है 3। अब घात कितनी है 3 और घातांक कितनी है 3, ठीक। औसत, एवरेज। एवरेज का मतलब वही, जैसे 10 लोग बैठे हैं किसी क्लास में, 5 लोग का वजन इतना है, अगले 5 का इतना है, सबका मिला दो। या फिर 10 लोगों का एवरेज कैसे निकलेगा, एक का 51 किलो है, एवरेज में सब लोग 10 लोग की गुणा भाग करने के बहुत कठिन नहीं है, एवरेज निकालना है। जैसे तो आप 5 व्यक्ति हैं, किसी का 10 किलो है वजन, किसी का 12 है, किसी का 13 है, किसी का 14 और किसी का 15, ऐसे ओवरऑल मिलाएंगे हम लोग 5-6 लोग जो बैठे हैं, जितने लोग हैं उनका मान प्लस कर दिया और बटे जितनी संख्या उसका भाग, औसत निकल जाता है। बहुत टिपिकल आपका नहीं है। तो इसमें सिर्फ मैथ में आपके 6 पॉइंट हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे अंक देते हैं। और हिंदी यदि भूल गए लगाना बिंदी तो फिर गई आपके दिमाग से हिंदी, है ना। संधि कई प्रकार की होती हैं, आप लोग पढ़े होंगे, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग। ये बेसिकली 3 हम लोग पढ़ते हैं। विलोम शब्द तो जानते हैं, राजा का
रानी, ये तो बच्चे जानते हैं। पर्यायवाची जैसे आप अपने नाम के पर्यायवाची ढूंढ सकते हैं, आपका जो नाम हो, जैसे मेरा नाम राजेंद्र है ना, तो मैं राजेंद्र के यानी इंद्र से जुड़ा है तो इंद्र, पुरंदर जैसे, तो ऐसे निकल आता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बहुत ज़्यादा बोलने वाला वाचाल हो गया, है ना। लिंग, अब मैं एक पुरुष लिंग हूँ, आप जो भी हों वो अपने से निर्धारित कर सकते हैं। जो हमारे समरसृत भिन्नार्थक शब्द, यानी देखो जैसे एक होता है अली और एक होता है अली, एक का मतलब होता है सखी और एक का मतलब होता है अली का मतलब भौरा, ये भिन्नार्थक शब्द है। मुहावरे और लोकोक्तियां, है ना। अंधे पीसे कुत्ते खाएं और 9 2 11 होना, ये सब क्या है, मुहावरे लोकोक्तियां हैं। सामान्य अशुद्धियां, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, देखो उपरोक्त होता है एक होता है उपर्युक्त। ये बहुत बेसिक चीज है भाई साहब जो मैं बता दे रहा हूं ना, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन कहीं छप ना जाए, बाद में कहेंगे आप, है ना, थोड़ा सा गौर करिएगा। उपरोक्त और उपर्युक्त, अब इसमें सामान्य अशुद्धियां हैं, वैसे हम लोग इसको सही मानते हैं और इसको हम लोग ज्यादातर लिखते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और लेखक और उनकी रचनाएं, जैसे लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और वृंदावन लाल वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, बहुत सारे लोग हुए। तो ऐसे लेखक, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं गद्य और पद्य दोनों में, है ना। उन्होंने जैसे उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, तो ये क्या हो गया, पद्य हो गया, पद्यांश। और जिनको जैसे कविता है तो ये क्या होती है, गाया जाता है, तो ये हो गया गद्यांश। और गद्य और पद्य के राइटर है, उनकी रचनाएं आएंगी आपके। आगे देखेंगे अंग्रेजी आपके 5 नंबर की आती है, 5 मार्क्स, है ना, काफी महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें ये बहुत बढ़िया है। इसमें गद्यांश का पता 5 ही के 5 प्रश्न दे दे, 5 के 5 प्रश्न इसी से आप पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, एक तो पूछ लेता है इसी में आपका टॉपिक क्या है, यानी इसका शीर्षक क्या है, टाइटल, और उसके बाद कहीं आपको थोड़ी सी एरर पूछ देगा, कहीं प्रीपोजिशन, कहीं कंजक्शन, ये सभी चीजें, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। आगे हम लोग देखें तर्क शक्ति और तर्क, यानी लॉजिक और रीजनिंग बहुत बड़ी नहीं होती है, बृहद और लघु, जितना लिखा है हिंदी में ना उतना होती नहीं है, बहुत सरल होती है। तो ये आप कोडिंग, डिकोडिंग, घड़ी, कैलेंडर, रिलेशन, समूह से भिन्न, कारण और प्रभाव, यानी कथन, निष्कर्ष, है ना। कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक, कथन और विश्लेषण जो होता है ना, जैसे कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कितने कुत्ते हैं, कैसी बिल्लियां हैं, इनमें से कौन कौन सा सेट बनेगा, तो ये सभी इसी में आएगा। रीजनिंग में आपका बहुत कठिन नहीं है। इसकी जो PDF है ना, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, पूरी सिलेबस आप आराम से देखिए, बढ़िया साफ सुथरा। और करंट अफेयर्स तो भाई साहब डेली आप पढ़ते ही रहिए, क्योंकि ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक दोनों परिप्रेक्ष्य में आता है। जैसे भारत में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अभी हाल में वैश्विक रूप से रेमन मैग्सेसे से आपका 2 अक्टूबर के बाद से आने वाले हैं, क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज। बट ये एग्जाम में नहीं आएंगे आपके, क्योंकि एग्जाम आपका 15 और 16 अक्टूबर को होना है। तो आज से आप समझ लीजिए कि अब आपका जो भी करंट अफेयर्स होगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। आपका सितंबर से पहले तक जितना भी करंट होगा वो एग्जाम में आपके आएगा, जनवरी से सितंबर के लगभग, और ज़्यादा नहीं। अब तो एग्जाम में 2-2 साल का करंट पूछने लगा है, वो एक आध प्रश्न है, ज़्यादा उस पर कन्फ्यूज ना हुई है। 10 क्वेश्चन आना है इसके और 10 मार्क, है ना, याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन और 10 मार्क के हैं इसके, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिवस जैसे स्वास्थ्य दिवस, मृदा दिवस, एनवायरमेंट का, जैव विविधता दिवस, फिर अब टाइगर डे जरूर याद रखिए 29 जुलाई, है ना, ये आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में। अब आप करंट अफेयर्स को तैयार ऐसे करेंगे कि डेली न्यूज पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और एक 15 से 20 मिनट का किसी का भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी वीडियो करंट के नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अभी आपका 1-1 महीने का करंट डाल दूँ, 4, 5, 6, 7 वीडियो, तो उसमें आपके लगभग 2-3 प्रश्न हो जाएंगे। और उन 200-300 प्रश्नों में आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो एग्जाम में देख सकते हैं, और वो आपको मिल भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सामान्य जागरूकता, भाई साहब ये जागरूकता बहुत जरूरी है ना, जानते सब हैं। भारत के पड़ोसी देश आप में से कौन नहीं जानता है, रोज न्यूज़पेपर में आता कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आपका नीचे है ना, अफगानिस्तान हो गए पड़ोसी देश। कुछ देश, राजधानी और मुद्रा, अब देश दुनिया में लगभग 200 के लगभग देश, उससे भी ज़्यादा है। उनके कुछ महत्वपूर्ण जो देश हैं, 5 कंटिनेंट हैं, 5 महाद्वीपों में से आप अलग अलग
बांट लीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं, है ना। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, अब कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, तो आपको याद होना चाहिए, एक बेसिक जानकारी है, एक अच्छे कंप्यूटर हैं आप तो जरूर जानते होंगे। भारत की संसद कितने आर्टिकल में, ये भी याद रखें। संसद क्या है, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य कितने होते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसी मतलब द्विसदनात्मक है कि एक है, तो आप उत्तर प्रदेश में 2 है, और भी राज्यों में है। देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको याद होना चाहिए, जनवरी से दिसंबर तक आपको याद होना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 6 महीने के, करंट अफेयर्स के अलग डे होते हैं, जैसे 5 जनवरी 15 जनवरी, जैसे 15 जनवरी से आपका ज़्यादातर शुरू होता है, और 15 जनवरी से आपका थल सेना दिवस, फिर आपका और भी जनवरी में डे हैं, तो उन पर फरवरी में आपके महत्वपूर्ण दिवस, हर एक मंथ में 1 से 2 महत्वपूर्ण दिवस, जिसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। यानी आपका जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस में 30 डे आपको कम से कम 12 महीने में याद होना चाहिए, जो कि भूलें ना, और 30 डे आप और 15 से 20 दिन में याद कर सकते हैं, है ना। एक एक डेली याद करें, जितने याद हैं उनको छोड़ के दूसरे। भारत के कुछ पर्यटन स्थल, जैसे आपका काशी विश्वनाथ है, पर्यटन स्थल है। उसके बाद आप चले जाएं आगरा, फतेहपुर सीकरी, क्या कहते हैं गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, ये सभी क्या है पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर कई और भारत की कला और संस्कृति, जैसे बहुत सारे नृत्य हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, जैसे आप कुछ विशेष अवसरों पर उनका उपयोग करते हैं, जैसे चौक पूरण, ओपण, ये सब। भारत और विश्व के खेल, यानी भारत का जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, अब तो शतरंज भी काफ़ी हो गया है, तो और विश्व के और खेलों में जैसे फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, ये सभी खेल हैं। भारत के प्रमुख रिसर्च सेंटर, है ना, जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वो नहीं याद करना है आपको, लेकिन कुछ बेसिक, जैसे कृषि से जुड़ा हो, ग्रामीण स्तर से जुड़ा हो, तो आप जरूर याद रखिए। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ पुस्तकें लिखी गई, माई स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल। तो ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें, कम से कम 50 पुस्तकों और उनके लेखक याद कर लीजिए बस। पुरस्कार और विजेता, पुरस्कार और विजेता यानी भारत के भी और विश्व में, जैसे नोबेल पुरस्कार 1901 से देना शुरू हुए, ऑस्कर पुरस्कार 1929 से, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात की जाए तो 1954 से। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप पुरस्कार और विजेता याद रखिए, पहले और अंतिम मतलब वर्तमान में जिसको मिला है उसको, और पहला किसको, ये। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, यानी बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए जलवायु परिवर्तन से, उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म हैं, जैसे UNEP, UNFCCC, ऐसे ही आपका UNDP, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस सम्मेलन, कोप 26 हो चुका है, 27 होने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। आगे हम लोग देखें आपटक हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, यानी हमारा जो हिंदी का गद्यांश है और उनका विवेचन। बहुत अच्छा प्रश्न होता है इसमें, देखिए आपको 2 मिलेंगे, क्या 2 मिलना है, यानी 2 गद्यांश आएंगे, जिसमें से आपको प्रत्येक में 5 प्रश्न, यानी 10 प्रश्न आपके इसमें होंगे, और ऐसे ही 10 प्रश्न आपके ग्राफ से होंगे। बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही तालिका, ये वाले जो तीनों के तीनों है ना आपके, ये आपके मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन और 30 मार्क, समझ लीजिए ये है। यदि आपने इनमें से 30 में से 25 के लगभग कर लिए, कितना मैं मानता हूं कि 25 आपने कर लिए, तो बाकी की जो 70 हैं उसमें से आप 50 कर लीजिए, कितना हो गया, ऑलरेडी आपका 75 हो गया, है ना। ऐसे ही टारगेट किया जाता है कि हम लोग सरल चीज़ों को पहले अच्छे से करें, कम से कम एरर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो, और जो टिपिकल लगे उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना। माइनस मार्किंग है तो बिल्कुल बात के लिए, और यदि नहीं है तो फिर तो भाई साहब कोई बात ही नहीं है, पूरा कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। तो ये आपका पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने सिलेबस बताया। अब आप समझिए, सिलेबस आपको मैंने बता दिया, अब आप सिलेबस के बाद बात समझिए जो मैं आपसे करने वाला हूँ। यहाँ पर आप समझेंगे ये वाली, अब मैंने आपके लिए एक पेज खाली छोड़ दिया है, इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आप बिल्कुल गौर करेंगे, 5 मिनट तक आप बिल्कुल
अपना दिमाग पूरा इस बोर्ड पर लगा दीजिए और 5 मिनट के बाद फिर मैं खुद आपसे एक चीज़ लास्ट में बताऊंगा जो आप खुद अपने से जान रहे होंगे। सबसे पहले यदि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 टिप्स हैं, खाली इसके 5 टिप्स। कितने? 5 सही लिखा है ना? हाँ, 5 टिप्स। नंबर 1, सबसे पहले फैक्ट। इसमें लगभग आपके 2000 फैक्ट आपको याद हो तो मान लीजिए कि आपने 70 प्लस तो एकदम आराम से, मैं कहता हूँ 80 नंबर तक आराम से आ सकते हैं, लेकिन 70 में मानता हूँ। कुछ फैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैथ और साइंस में, उसमें भी फैक्ट है ना, कुछ फैक्ट हैं। 70 नंबर में बता देता हूँ आपको। दूसरा प्रैक्टिस। दूसरा प्रैक्टिस कैसे? कम से कम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए आपकी, कम से कम 1000 MCQs की प्रैक्टिस होना चाहिए आपकी। तीसरा, शॉर्ट नोट। मैं शॉर्ट नोट की बात इसलिए कर रहा हूं, मैं एक लोगों के नोट्स देख रहा था तो वो खाली मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कुछ संगठन होते हैं जैसे UNO, सार्क, यूनेस्को, है ना, तो ये सब संगठन होते हैं जैसे, तो इनके बारे में बहुत डीप में आप ना जानिए, क्योंकि ये एग्जाम सिलेबस में इसका कहीं चर्चा भी नहीं है ना, आ सकता है एक प्रश्न। अब UNO, सार्क, इनकी शॉर्ट फॉर्म, इनकी डेट ऑफ डिटेल नहीं। भाई साहब वो कम से कम 30 पेज की कहानी को पढ़े रटे, 30 दिन में आप 20 दिन बचा है और 30 पेज रोज वही पलट रहे हैं। इसी को आप शॉर्ट कर लीजिए ना, फुल फॉर्म याद रख लीजिए, डेट कब हुआ, कब इसको हुआ, लास्ट इसका अधिवेशन कब हुआ, और विशेषकर महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं, बस, है ना। चौथा, आपके शॉर्ट नोट हो गए, प्रैक्टिस आपने 1000 की कर ली, कम से कम 2000 फैक्ट आपने याद कर लीजिए। और लास्ट के जो 30 मैंने बताए, जिसमें आपका हिंदी प्लस ग्राफ, हिंदी ग्राफ आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और जनरल अवेयरनेस, ये 3 टॉपिक आपके यदि बहुत अच्छे हैं। जनरल अवेयरनेस, एक जनरल अवेयरनेस आप जानते हैं, वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत किस रेखा से, भारत का लगभग 20 से गुजरती है, तो कर्क रेखा से। फैक्ट है, इसको बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। अब कर्क रेखा की 23.5 डिग्री उत्तर में है, दक्षिण में, ये हमको मैप से कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब भारत के पड़ोसी देश, तो ये जनरल अवेयरनेस है, बिल्कुल आप जानते होंगे, तो इसको गलत ना करिए, बस ये आपके लिए बेसिक पॉइंट होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, 5वां, आपको 100 प्रश्न नहीं हल करना है। ये पेपर का मेरा अपना अंदाज है कि आपको 100 क्वेश्चन हल नहीं करना है, आपको करना है 95, बस। 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा होगा जो नहीं आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, ऐसा तो मुश्किल 1 लाख 5 लाख में 2-4 बंदे ऐसे मिलेंगे आपको जिनको 100 में 100 प्रश्न एकदम एक्यूरेट आ रहे होंगे। सिर्फ 95 ही ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको एकदम अच्छे से आ रहे हो, 5 प्रश्न नहीं आ रहे, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यदि 95 में कर लिए, चलो ठीक है, 2-4 रॉन्ग होते हैं, आप 90 तक पहुंच जाएंगे। और 90 तक पाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, 90 में आपके UP SSSC का कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। अब आपने क्या किया, 100 क्वेश्चन में 100 हल कर दिए और नंबर आए आपके 70, है ना, 70 मार्क आए। अब 70 का जानते हो क्या हुआ, पिछले बार की जो मेरिट थी वो तो आपने देखी होगी ना, जितनी गई थी, अब इससे दुगनी जाने वाली, नंबर भी दुगना है, लोगों की संख्या दुगनी है, तो पेपर भी 2 बार होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, पिछली बार भी हुआ था 2 शिफ्ट की वजह से, अब 4 पेपर होना है, अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हो सकता है आपका 80 नंबर हो, आपका 70 हो जाए, तो आप उस हिसाब से पेपर दीजिए कि 90 के लगभग पहुँचे। इसलिए मैंने बताया 80 प्लस कैसे, मैंने एग्जाम दिया। मैं अब अपनी बात कर लेता हूं, तो आपको लास्ट में क्या करना है, 100 नई मार्क गेन करना है, आपको 90 प्लस करना है, और ये एकदम राइट की तरफ। 5वां मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इतना कर लीजिए, और इतना आप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। पहला, लगभग 2000 फैक्ट याद कर लीजिए पैट का पेपर निकालने के लिए, प्रैक्टिस कर लीजिए 1000 MCQs की, महत्वपूर्ण, वैसे तो 10,000 की हो सकती है, शॉर्ट नोट बना लीजिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, 100 पेज में मेरे हिसाब से बस हिंदी, ग्राफ और GA आप कंप्लीट कर लीजिए,
अच्छा नंबर देगा। और लास्ट में 100 में 100 प्रश्न आप हल करने की कोशिश ना करें, समय भी बचाएं और 90 प्लस क्वेश्चन करें, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो और आप नीचे ना आए। क्योंकि ये रैंक जो होती है ना, परसेंटाइल जो बनता है वो रॉन्ग की वजह से बनता है। यदि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70 सही हैं, तो आपको परसेंटाइल भी नीचे चला जाएगा और साथ ही साथ माइनस में आने की वजह से आप 60 नंबर पर पहुंचेंगे तो भाई साहब क्वालिफाई ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए महारथी ना बनिए, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो एक बेहतर नंबर लाइए। ये हो गई पूरी जानकारी। अब 80 प्लस नंबर लाने का बेसिक कंसेप्ट एक दूसरा, कैसे 80 प्लस नंबर ऐसे लाएं कि आपका, मैंने बताया करंट अफेयर्स, ये भाई साहब 10 में से कोई 10 नहीं कर सकता है, 7 से 8 क्वेश्चन ही राइट होते हैं इसमें, है ना। तो ये इस पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इस पर आप 1 घंटे रोज पढ़ सकते हैं, बहुत है। दूसरा हिंदी, हिंदी आपको 15 नंबर दे रही भाई साहब, 15 नंबर, है ना। 15 मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसमें से पूरे में पूरे सही कर सकते हैं। तो 15 इसमें, 7 से 8 इसमें कितना हो गया आपका, आगे और बढ़ेंगे फिर देखेंगे। फिर आपका आया जीएस का पोर्शन, जिसमें जीके भी आपका है और जीए भी है ना। जीके, जीए और इसी में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब है। तो मान लीजिए कि लगभग 30 क्वेश्चन इसका है, 30 क्वेश्चन इसका है आपका। अब बचा कहाँ, तीसरा है, सॉरी चौथा यहाँ पर मैथ। तो मैंने आपको मैथ का बता दिया सिलेबस और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में आप ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि 5 नंबर की आपका रीजनिंग है और मैथ आपकी वैसे तो माना जाए तो 25 नंबर की हो जाती है ना। तो ये इनको समझिए, आपको हिंदी पर फोकस करना है। जीएस को कम से कम 3 घंटे पढ़िए आप, पूरे टॉपिक, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना। और मैथ कम से कम इसके लिए आप 2 घंटे, यानी हिंदी में आप 1 घंटा आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 6 और 7, यानी 7 घंटे पूरे दिन में, चाहे आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ लें और चाहे अपने से सेल्फ से पढ़ लें। और मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन और सेल्फ दोनों पढ़ते रहें, ताकि कुछ यहाँ पढ़ा कुछ वहाँ रिवाइज हो गया, ये दोनों। और इस स्ट्रेटजी से आप पेपर देंगे तो मेरे हिसाब से आप 80 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता, 80 प्लस मार्क। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको कर देंगे लॉक। और यूपी SSSC के नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होंगे, चाहे लेखपाल हो और चाहे आपका फॉरेस्ट वाला हो, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ और भी अदर जो भी एग्ज़ाम होंगे, वो सब आप इसमें भाग ले सकते हैं ना। भाग नहीं ले सकते, भागेंगे नहीं, इसमें आप सेलेक्ट होंगे, एक कैंडिडेट बनेंगे, है ना। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो ज़रूर आपका एक बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। और साथ ही साथ आप 80 प्लस मार्क लाते हैं तो पैट का, और एक और अच्छी चीज़ जो इस बार होने वाली है, संभावना है कि वैलिडिटी इसकी, थोड़ा सा पेन का कलर बदल लेते हैं, खतरा बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने और कहीं ज़्यादा खतरा ना बढ़ जाए, इसलिए वैलिडिटी यहाँ पर 3 ईयर तक वैलिडिटी होने वाली है इसकी, 3 ईयर तक वैलिडिटी। तो ये वैलिडिटी जो है आपकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप 80 प्लस नंबर लाते हैं तो ये 2-3 साल के लिए आपके लिए हो सकते हैं, है ना। क्योंकि साल दर साल जो कैंडिडेट की संख्या वो बढ़ती जा रही है, इसलिए उस कैंडिडेट की संख्या को मैनेज करें और 80 प्लस मार्क अपने लाएं। तो मैंने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया, सिलेबस के साथ इस पर फोकस किया कि हम लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर क्या क्या चीज़ें फोकस करें। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और सभी के सभी पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। तो आप ज़रूर, पढ़ने का 20 दिन का समय है, ये में कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन में आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, उखाड़ने वाले तो उखाड़ ही रहे हैं भाई। और मेरा टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मेरा है GS लवर्स बाय राजन महाजन। मेरे टेलीग्राम का नाम है GS लवर्स बाय राजन महाजन, इस पर आप सर्च कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री PDF मैं आपको इस पूरी उसकी दूंगा, जितने भी मैं MCQs की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। 1000 MCQ की जो सीरीज़ होगी ये बहुत प्रचंड आने वाली है। और 1000 MCQ जो मैंने आपको बताया बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण होंगे टॉपिक वाइज और एग्जाम ओरिएंटेड, जो पिछले
एग्जाम में कुछ प्रश्न आए तो वो किस टाइप के आए, तो उसी को देख करके हम लोगों ने इस सीरीज को डिजाइन किया है। मैं आज आपकी क्लास लेकर आऊँगा और डेली आपकी 2 क्लास रहा करेंगी, जिसमें 30 प्रश्न मॉर्निंग में और 30 इवनिंग में, 30-30 रहेगा, यानी एक दिन में 60 प्रश्न रहेंगे। हम लोग 15 दिन या 16 दिन में ही इस सीरीज को समाप्त कर लेंगे, फिर करेंगे रिवीजन मैराथन के साथ, और मैं आपकी डिटेल क्लास भी साथ में लेकर आता रहूँगा। फिलहाल आप लोग जुड़े रहिए और आप इस जो टेलीग्राम को मैंने बताया उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा और साथ ही साथ डेली में जो MCQ क्विज जो भी कराऊंगा उसका आपको क्या मिलेगा, PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए, ये थी जानकारी। 80+ अंक लाने के लिए हमारे शेर हो रहे हैं तैयार, और अब आप ना करिए बिल्कुल इंतजार, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ सफलता बैच। सफलता बैच में आप लोग सफल होंगे और ज़रूर 80+ अंक लाएंगे, और उसके बाद आप लोग ज़रूर बताएंगे सर आपने जो बताया था बहुत बढ़िया से, और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और ज़रूर 20 दिन में इसको मैं क्रैक करूँगा। तो ये इसी आशा के साथ आज का इस वीडियो का अंत करेंगे। कल फिर मिलेंगे, यानी कल क्या नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और तब तक जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों तक जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस फ्री बैच से मेरे साथ जुड़ पाएँ और 20 दिन में 80+ अंक लाने की रणनीति का हिस्सा बने। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।